प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर जो फंडामेंटल में दूंगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और यहीं से क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर बनते हैं, मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उसका मतलब समझो आप। किसी भी चीज को जब मैनेज किया जाएगा प्रॉपरली तो क्या होगा, रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर प्लान यदि हो, ठीक है, और प्लान के बाद में आप प्रॉपरली उस पर यदि चिपके रहें, प्लान पर एग्जैक्टली छोटी छोटी एक्टिविटीज को यदि कंप्लीट करते जाएं, तो वो प्लान जो है, जो टारगेट था, वो सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा। तो जब भी कोई प्लानिंग की जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब भी कोई प्लानिंग की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बता सकते हो आप मुझे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है प्लानिंग में? प्लानिंग इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या चाहते हो आप, ठीक है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, ठीक है। वेल डिफाइंड गोल होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है क्या चाहते हैं तो क्या प्लान बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो वेल डिफाइंड गोल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो वेल डिफाइंड गोल है। और ये जो गोल अचीव करना है, कोई तो पंचवर्षीय योजना के साथ यहां बैठा होगा, ठीक है, कोई बैठा हुआ है कि नहीं इसी साल कंप्लीट करना है और इसी साल का जो पहला एग्जाम आ रहा है उसी के अंदर कंप्लीट करना है। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन टू अचीव दिस गोल, ठीक है। तीसरा ये आएगा यहाँ पे, व्हाट आर द रिसोर्सेज, कि आपके पास में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्लानिंग के अंदर जो वेल डिफाइंड चीजें हैं वो ये तो है ही, साथ में क्या होता है, कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है, अगर आप देखें, कोई स्मॉलर प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई मीडियम साइज का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस हम यहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट को छोटी छोटी स्मॉल एक्टिविटीज के अंदर हम इसको बांट देते हैं और फोकस करना शुरू कर देते हैं स्मॉल एक्टिविटीज पर। और जैसे जैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज कंप्लीट होती जाती है वैसे वैसे आप टारगेट की तरफ बढ़ते जाते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर आप बैठे हो, एक एक करके जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओगे तो परफेक्शन के साथ सिर्फ उस सब्जेक्ट पर ही ध्यान दो, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, अल्टीमेटली आपका पूरा सब्जेक्ट यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जो टारगेट की जो आपको चाहिए था, जो टारगेट चाहिए था, उसका अल्टीमेट गोल लाने के लिए जो आपको प्रोसेस करना था, जो एक्टिविटीज करनी थी, वो आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहां पर भी एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक प्रोजेक्ट लिया कि आपको चाय बनानी है, चाय बनाना जानते हैं सारे लोग, ठीक है, चाय बनाना जानते हैं, मैं सिखाता हूं आपको। देखो आप, तो चाय बनाते समय आपको जो है एक तो ये पता होना चाहिए कि बनानी क्या है, चाय बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो वेल स्किल्ड लेबर वहां पर होनी चाहिए। प्रोजेक्ट की भी हम बात कर लेते हैं, स्किल्ड लेबर का होना जरूरी है। उसको पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है, ठीक है, तो वो चाय नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड गोल के साथ में स्किल्ड लेबर के अंदर काउंट होगा। स्किल्ड लेबर जो है वो रिसोर्सेज हैं, और बाकी रिसोर्सेज में और क्या क्या चीजें होंगी, चाय पत्ती अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, दूध अवेलेबल होना चाहिए, पानी नहीं भी हो चल जाएगा काम, ठीक है, दूध वाले ने ऑलरेडी पानी डाला हुआ है। उसके अलावा बताओ जरा और क्या क्या चीजें हैं, चीनी अवेलेबल होनी चाहिए, एक एक बोलो, एक एक बोलो। देखो मैं रिलेट करूंगा सब चीजों को, आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ना इस चीज को थोड़ा सीरियसली लो। मुझे बताओ कि किन किन चीजों की आपको जरूरत है। अदरक, इलायची, सबसे जरूरी चीज गैस स्टोव, ठीक है, बर्तन, ऐसे थोड़ी ना कि आप हाथ रख करके जो है बनाओगे चाय, ठीक है। अगर यही अवेलेबल नहीं है, पतीला अवेलेबल नहीं है, बनेगी चाय? अगर गैस अवेलेबल नहीं है, बनेगी चाय? गैस भी अवेलेबल है, पतीला भी अवेलेबल है, लाइटर नहीं है, माचिस नहीं है, क्या बनेगी? और सबसे पहले क्या किया आपने, ये तो थे आपके रिसोर्सेज, ध्यान से समझो आप, ये तो थे आपके रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज को भी प्रॉपर सीक्वेंस में आपको काम करना पड़ेगा। सर्वप्रथम पतीला लेंगे, चाय छानना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, पतीला लिया, ठीक है, बर्नर जो है आपने ऑन किया, या फिर आप बर्नर सबसे लास्ट में ऑन कर रहे हैं कि पहले गर्म कर ले उसके बाद में बैठ जाएंगे और फिर बर्नर ऑन कर देंगे, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है। वैसे ही प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो प्रोजेक्ट होगा, आप बोलो कि पहले मैं जो है टाइल्स जो है साइट पर मंगवा लूं, और वहां पर साइट में बिल्कुल खाली पड़ा है अभी, तो टाइल्स मंगवा के क्या करोगे,
ठीक है, वहां पहले सबसे पहले एक्सकेवेशन होना चाहिए, ठीक है, साइट का लेआउट मार्क होना चाहिए, फिर एक्सकेवेशन होगा, एक्सकेवेशन के बाद में फिर जो है आप वहां पर लेवलिंग करके और उसके बाद में आप वहां पर जो है रेनफोर्समेंट का काम पैरेलली चल रहा होगा। तो कई सारी एक्टिविटीज जो है पैरेलली भी चल रही होती हैं। जैसे जिस समय आपने पतीला रखा था उसी टाइम पर आपने गैस स्टोव ऑन किया, शक्कर उठाई, चीनी उठाई, उसके बाद में डालना शुरू किया। दूसरा जो प्रोजेक्ट लेते हैं वो मैं आपको देता हूँ शिमला ट्रिप, ठीक है, कि मान लो आपने शिमला जो है जाने का प्लान किया, शिमला घूमने जाने का प्लान किया, तो प्लानिंग के समय, ऐसे प्लानिंग के समय सबसे पहले आप बजट डिसाइड करते हो कि क्या आपका बजट है, ठीक है। आपके पास में जो टोटल बजट है वो 5000 रुपीज का है और उसमें तो शिमला घूम करके वापस भी आना है, ठीक है, और 5 डेज 5 नाइट, 5 डेज 5 नाइट, ठीक है। तो एक तो बजट जो है वो आपका ऐसा है और उसमें सपने किसके देख रहे हो कि फ्लाइट से जाऊंगा और फ्लाइट से आऊंगा, ठीक है, तो क्या फिजिबल होगा? फिजिबल नहीं होगा। तो सबसे जरूरी चीज, और वहां पे ऐसे भी बोल रहे पैराग्लाइडिंग भी करूंगा जाकर के, ये भी करूंगा और शानदार 5 स्टार होटल में भी रहूंगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। जितना बजट होगा उसके हिसाब से आपको हर एक एक्टिविटीज में बजट एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है, समझे आप मेरी बात को। जो एक्टिविटीज आपकी है कि भाई जनरल टिकट से चले जाओ और उसमें भी भीड़ देख लो, अगर भीड़ ज्यादा है तो टिकट लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, समझे आप। तो कहने का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज पर आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि कितना कितना बजट डालना है ताकि टोटल जो बजट अवेलेबल है उसके अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही बिल्डिंग के अंदर है कि आपको जो है फैसिलिटीज, जो मेन स्ट्रक्चर है वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मेन स्ट्रक्चर के अंदर की कॉलम की साइज को, अरे भाई 500 बाई 500 का कॉलम क्यों डाल रहे हो, 100 बाई 100 का डालो, इंजीनियर को क्या आता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरा बजट नहीं है, कम करो, कहां से लाऊंगा पैसा, ऐसा नहीं कर सकते। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर, वो तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, तो वहां पर आप बजट में इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, टाइलिंग वर्क, हर तरीके की टाइल्स आती है, ठीक है, पेंट वर्क इस साल नहीं करना अगले साल कर दो, तो इस तरीके से प्लानिंग की जाती है स्टार्टिंग में ही। और बाद में जो बड़ा सा जो प्रोजेक्ट था उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है और एक एक जाते हैं, फाइनली जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से आपको कंप्लीशन मिल जाएगा, समझे आप, से प्रोजेक्ट आपका चलता है। तो जो सारी चीजें मैंने बताई हैं टेक्निकल वर्ड्स में हम इनको लिखेंगे, ठीक है, नोट करो आप। और मैनेजमेंट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है, आप लोग भी अपने आप को मैनेज करते हो मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह 8 बजे कोई उठ रहा है, कोई 8:45 बजे उठ करके भी 9 बजे यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। हम लोग भी थे जब कॉलेज में जाते थे, 8 बजे की क्लास है, 7:45 बजे तो उठे और सीधा कॉलेज में, और कॉलेज का जो बाथरूम होता था वहीं पे ब्रश भी कर रहे हैं कभी टाइम मिल गया तो, और सिचुएशन देख करके कि प्रोफेसर कैसा है अंदर, क्या 15 मिनट डिले अलाउ करेगा, अगर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, 8 बजे ब्रश 9 बजे कर लेंगे, कौन सा भाग करके जा रहे हैं, ठीक है, समझे आप मेरी बात को, नोट करो आप। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई बिना मैनेजमेंट के डेली वर्क कर रहा है ना तो बेकार है। अगर आप प्लानिंग के साथ में कोई भी काम करोगे ना वो हमेशा 100% होगा ही होगा। लाइफ के अंदर बहुत सुकून मिलेगा अगर आप प्लानिंग के साथ में काम करोगे। जो भी काम करना है आपको, ठीक है, उसको प्लानिंग के साथ में करो कि ये कंप्लीट करना है, और फिजिबल प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के आज ही सर आपने काम दिया आज के आज ही कंप्लीट करूंगा मैं तो, ठीक है, कल का इंतजार ही नहीं करना है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। नोट करें आप, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। और ये आपके सोशल एस्पेक्ट में भी आएगा, मैं बता देता हूं आपको। एनवायरमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है और जो ये वाला सब्जेक्ट है सोशल एस्पेक्ट में भी आएगा, ठीक है, तो नोट करो आप, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। और सोशल एस्पेक्ट में बेसिकली आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सोशली आप उस चीज को कैसे डील करोगे वो क्वेश्चन जो है टेक्निकल वर्ड के साथ दे दी जाते हैं, मैं बताता चलता हूं, आप नोट करें आप। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू डील, the project management is required to deal with both the materials as well as the manpower. The project management is required to deal with both the material as well as the manpower, both the materials as well as the manpower, to increase the productivity, to increase the productivity. मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज कर रहे हैं किसी चीज को, और किन चीजों को मैनेज करोगे, एक तो मटेरियल को और दूसरे लोगों को जो उससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो नोट किया आपने ये। नेक्स्ट आप नोट करो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोजेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोजेक्ट बता सकते हो क्या ऑब्जेक्टिव होगा प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है
कि जो आपने प्लान किया है, जो टारगेट किया है, वो विद इन द टाइम, विद इन द रिसोर्सेज, विद इन द अवेलेबल मेन पावर आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नोट करें आप इसी चीज को। इट शुड बी कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड with the minimum time and with the minimum capital investment. It should be completed with the minimum time and with the minimum capital investment. With the minimum capital investment. It should use the available main power. Second, use the available main power and the resources optimally. It should use the available main power. It should use the available main power and resources optimally. And resources optimally. इसका मतलब ये है, देखो आप समझो जरा, कि जिस दिन मुहूर्त होना था साइट पर, उसी दिन आपने जेसीबी मंगवा ली और पता चला कि आज तो काम करना ही नहीं था, तो जेसीबी का तो रेंट चल रहा है लगातार। तो क्या आपने उस रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज किया है? लेबर आपने 10 मंगवा ली और काम करने की जगह 2 की है, बाकी 8 बैठ करके साइड में चाय पी रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो इफेक्टिवली यूज हो। और वो कैसे यूज हो पाएगा? अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, आपको डेली का रूटीन वर्क पता है कि आज ये काम कंप्लीट करना है, 2 मैसन की जरूरत है, 4 लेबर की जरूरत है, ठीक है, आपको आज रेनफोर्समेंट चाहिए साइट पर, आपको आज टाइल्स चाहिए साइट पर। अगर सामान नहीं है और लेबर है तो क्या होगा? लेबर काम ही नहीं कर पाएगी। सामान भी अवेलेबल होना चाहिए और जिस समय चाहिए उसी टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ मंगवा लो और उसके बाद में फिर जगह ही नहीं है काम करने की। ठीक है, नोट करो आप। द नेक्स्ट थिंग इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स, नोट करें आप, प्लानिंग इन्वॉल्व्स the following things. The planning involves the following things. The planning involves the following things. प्लानिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज वेल डिफाइंड गोल, ये कितने टाइम में कितने रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करना है ये आपको पता होना चाहिए। नोट करें आप। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट डिफाइंड, ऑब्जेक्ट टारगेट, द ऑब्जेक्ट डिफाइंड, द ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड, द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का well defined target. The target should be clear, should be clear, or you can say this is well defined. क्या अचीव करना है, क्या अल्टीमेट टारगेट है, क्या गोल है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप। सेकेंड आप देखो, अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विल बी देयर। तो जब आप प्लानिंग करोगे आप लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज को भी मार्क कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, डिटरमाइनिंग द ग्रोस रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? डिटरमाइनिंग द ग्रोस रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, द ग्रोस रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, द ग्रोस रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, equipment and the main power. Determining the gross requirement of the material, equipments and the main power. नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जैसे ही आपने रिक्वायरमेंट्स, इतनी लेबर लगेगी, इतना लगेगा, तो क्या चीज का टोटल पैसा कितना लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लो अभी। The cost estimation and the duration of various activities. Number 4, the cost estimation, the cost estimation and the duration of various activities. The cost estimation and the duration of various activities. Cost estimation, ठीक है, and the duration. ठीक है, नोट करेंगे आप। इफ यू कंट्रोल ऑल द अबव फैक्टर्स, अगला पॉइंट नोट करो, इफ यू कंट्रोल ऑल द अबव फैक्टर्स then satisfactory completion of the project is ensured. Then satisfactory completion
of the project is ensured. Then satisfactory completion of project is ensured. If you control all the above factors, then satisfactory completion of the project is ensured. The planning is very important. अगला point note करो आप. The planning is very important. The planning is very important because the planning is very important because इसमें पहला point note करो. It provides the direction of work. प्लानिंग करना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए, ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाए, आपको पता लग जाए किन किन रास्तों से निकलना है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ वर्क. द फर्स्ट थिंग इज इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ वर्क. सेकंड, it helps in maintaining the quality with time. It helps in maintaining the quality with time. Quality with time. And it also minimize the cost. And it also minimize the cost by using the resources in the most efficient manner. It also minimize the cost by using the resources in the most efficient manner. आप समझो जरा, अगर कोई काम को करवाना है और वो काम टोटल 10 दिनों का है, 10 डेज का काम है, आप समझो जरा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है. 10 दिन का काम है. पहले दिन आपको हो सकता है 2 लेबर की जरूरत हो, दूसरे दिन आपको 8 लेबर की जरूरत है, तीसरे दिन आपको 4 लेबर की जरूरत है, चौथे दिन आपको 10 लेबर की जरूरत है. तो क्या ऐसे कोई काम करेगा? ठीक है. आप डेली के डेली परेशान हो जाओगे, लेबर ढूंढते रह जाओगे. तो क्या होना चाहिए, लेबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इस तरीके से प्लान करो ताकि स्मूथ हो जाए कि लगभग हर दिन काम आपके पास में अवेलेबल है. जैसे आपने टोटल 6 लेबर लगा दी, तो 6 लेबर का काम आपके पास में डेली होना चाहिए. हो सकता है आप पैरेलल एक्टिविटी चलाएं कि जैसे ये काम कंप्लीट हुआ 2 लेबर को उठा करके इस काम में डाल दिया. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिविटीज ही नहीं है आपके पास में, कोई काम करने को नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी. अगर 6 लेबर आप ले आए तो क्या हो जाएगा, लो, और आपने प्लानिंग इस हिसाब से किया हुआ है तो क्या हो जाएगा कि पहले दिन 4 लेबर फ्री बैठी है, अगले दिन ओवरलोड आ रहा है. ठीक है. अगले दिन ओवरलोड आ रहा है, लेबर को बुखार हो रहा है. ठीक है. उसके अगले दिन क्या हुआ, वापस से जो है लेबर फ्री बैठी है. तो क्या होना चाहिए, रिसोर्स स्मूथनिंग होना चाहिए. ठीक है. जो रिसोर्सेज हैं वो स्मूथली पूरे के पूरे जो ड्यूरेशन है उसके अंदर आपको लगभग सेम रिक्वायर्ड हो. इसको कहते हैं रिसोर्स स्मूथिंग. ठीक है. नोट करेंगे आप. द नेक्स्ट थिंग इज शेड्यूलिंग. प्लानिंग के बाद में नेक्स्ट चीज आती है शेड्यूलिंग. ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब है एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. शेड्यूलिंग का मतलब नोट आप, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. शेड्यूलिंग मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. Scheduling means allocation of the resources. That can be done by finalizing the resources. That can be done, allocation of the resources. That can be done by finalizing the resources. That can be done by finalizing the resources for the planned activities. Finalizing the resources for the planned activities. और रिसोर्स किसको कह रहे हो आप? आपके लिए दोनों ही चीजें रिसोर्स हैं, मटेरियल और मैन पावर. दोनों ही आपके हथियार है जिससे काम कंप्लीट होगा, इन्हीं को रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. नोट करेंगे आप. असाइनिंग द स्टार्टिंग एंड द कंप्लीशन डेट्स. ठीक है. शेड्यूलिंग के अंदर सेकंड पॉइंट नोट करो, असाइनिंग द स्टार्टिंग एंड द कंप्लीशन डेट्स for the different activities. Assigning the starting and the completion dates
for the different activities in the logical sequence, assigning the starting and the completion dates for the activities, different activities in the logical sequence. तो एक वर्ड यूज किया लॉजिकल. लॉजिकल का मतलब समझा आप? मैंने आपको बताया था चाय बनाने वाले एग्जांपल में कि सब कुछ कर दिया, बर्तन रख दिया, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, ठीक है, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में चाय छान भी ली, ठीक है, उसके बाद में गैस ऑन कर रहे हैं. तो कोई मतलब है उसका? जो एक्टिविटी जिस सीक्वेंस में आनी चाहिए उस सीक्वेंस में आना जरूरी है. ठीक है, तो पहले टाइलिंग वर्क करते हैं, बाद में स्लैब कास्ट कर देंगे, ऐसा पॉसिबल होगा? ठीक है, स्लैब कास्ट करेंगे, उसके बाद में टाइलिंग वर्क होगा. तो एक लॉजिकल सीक्वेंस का होना जरूरी है. ठीक है, नोट करें आप. द नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कि आपने ख्याली पुलाव तो पका लिए, ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या है? ख्याली पुलाव. इनको एग्जीक्यूट करते समय आपको डेली बेसिस पर चेक करना चाहिए कि हमने जो प्लान किया था क्या वैसे ही चल रहा है. अगर वैसे नहीं चल रहा तो आपको कंट्रोल करना जरूरी है. हो सकता है कुछ एक्टिविटी डिले चल रही हो, तो क्या करना पड़ेगा? उनको स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि कंट्रोल हो जाए और प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश हो. और कोई यदि फास्ट चल रहा है, कोई यदि फास्ट चल रहा है तो क्या करोगे? स्लो कर दे उसको. ठीक है, वहां ऐसा कर सकते हो, अगर कोई चीज फास्ट चल रही है तो वहां जितनी लेबर आपने डाल रखी है उस लेबर को उठा करके दूसरे काम में लगा दो. जहां काम स्लो चल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो काम स्पीड अप हो जाएगा और ये काम आपका थोड़ा और टाइम ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कंप्लीटली आपका प्रोजेक्ट उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा जिस ड्यूरेशन में आपने तय किया हुआ है. ठीक है, नोट करेंगे आप आगे. द नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग लिखा, पॉइंट नोट करो. द डेविएशन इज डिटरमाइंड. द डेविएशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम time to time. The deviation is determined from time to time. The deviation is determined from time to time. The deviation is determined from time to time from the basic plan available. The deviation is determined from time to time by the basic plan available, from the basic plan available. और अगर सब कुछ चीजें टाइम पर चल रही है, जैसे प्लान किया हुआ है वैसे चल रही है, तो क्या करेंगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर एक और वर्ड आता है जिसको कहते हैं अपडेटिंग. ठीक है, तो नोट करें आप. द अपडेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड. द अपडेटिंग, अपडेटिंग में ब्रैकेट में लिख लो. अपडेटिंग का मतलब क्या है? अपडेटिंग का मतलब है रीप्लानिंग. अपडेटिंग का मतलब है रीप्लानिंग एंड रीशेड्यूलिंग. रीप्लानिंग एंड रीशेड्यूलिंग. द अपडेटिंग, आपने क्या लिखा है? अपडेटिंग. अपडेटिंग का मतलब है रीप्लानिंग एंड रीशेड्यूलिंग. अपडेटिंग इज रिक्वायर्ड. अपडेटिंग इज रिक्वायर्ड whenever there is deviation, whenever there is the deviation from the plan, whenever there is the deviation from the plan, the updating will be required. Whenever there is the deviation in the plan, the updating will be required. आपने देखा होगा अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आप गए हो, कई तरीके के चार्ट्स यूज करते हैं वो. ठीक है, जैसे जनवरी में उन्होंने स्टार्ट किया था. ठीक है, जनवरी में उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो यहां पर इस तरीके के चार्ट्स यूज करते हैं कि ये टाइम जो था वो आपका एक्सकेवेशन में चल रहा है. ये फरवरी आया, फरवरी के बाद में ये मार्च आ गया. ठीक है, काफी बड़ा एरिया था, कॉलोनी जो है डेवलप कर रहे हैं. कॉलोनी के अंदर जितना भी एक्सकेवेशन का काम है वो जनवरी से मार्च के अंदर खत्म होना था. ठीक है, तो ये होगी कौन सी एक्टिविटीज? ये हो गई एक्सकेवेशन से रिगार्डिंग. उसके अलावा फिर यहाँ पर सेंटरिंग, शटरिंग, ठीक है, पीसीसी वर्क और रेनफोर्समेंट, बाइंडिंग, कटिंग. ठीक है, तो इस तरीके के जो काम है वो सारे सारे एक्टिविटीज वाइज यहाँ पर ड्रॉ कर दी जाते हैं और यहाँ पर टाइमलाइन ड्रॉ कर दी जाती है. और यहाँ पर क्या होगा? ये ड्यूरेशन का पता लग जाता है कि इस एक्टिविटी की कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन कितनी है. ऐसे चार्ट को क्या कहते हैं? बार चार्ट कहते हैं और ये गैंट चार्ट भी कहलाता है. दिस चार्ट इज कॉल्ड द बार चार्ट और द गैंट चार्ट. देखा हुआ आपने ऐसा चार्ट? ठीक है, हर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा. जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम करते हैं वहां नहीं मिलते, लेकिन जो अच्छे लेवल पर बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहे हैं वहां पे आपको ऐसे चार्ट्स मिलेंगे. नोट करो आप. द टेक्निक्स दोज आर यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. हेडिंग डाल लो, द टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. पहली टेक्निक है
द प्रिपरेशन ऑफ बार चार्ट, द प्रिपरेशन बार चार्ट, बार चार्ट बना दिया जाता है और सारी एक्टिविटीज को बार चार्ट से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, द बार चार्ट और द गैंट चार्ट। नोट कर लो आप, द फर्स्ट टेक्निक इज द बार चार्ट और यू कैन से दिस इज द गैंट चार्ट। तो एक्टिविटीज इज प्लॉटेड विद द टाइम, ठीक है, नोट कर लो आप ये। इन दिस केस एक्टिविटीज एंड टाइम ग्राफ इज मेड, टाइम ग्राफ इज प्रिपेयर्ड। In this case, the activities and the time graph is prepared. दूसरा आता है second one is milestone chart. Milestone chart. Milestone chart कैसा होगा, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फिनिश हुई है, जैसे ये आपने प्लान किया हुआ है कि 24 मार्च को 24 मार्च 2018 को सारा का सारा एक्सकेवेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपने एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को यहां पर आपने प्लॉट किया हुआ है। उसके अलावा जितना भी सब स्ट्रक्चर का काम है यानी कि बिलो द ग्राउंड लेवल वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब तक हो सकता है, आपने यहां पर अक्टूबर लिखा हुआ है, अक्टूबर 2018 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है अब तो उसका कंप्लीशन या किसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज का स्टार्टिंग अगर प्लॉट किया जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो माइलस्टोन चार्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो आप, माइलस्टोन चार्ट, the starting or the completion of some important activities or the list of activities, group of activities, ऐसे लिख लो, some important activities or the group of activities, the starting and the completion of some of the activities or the group of activities are plotted with time, is called milestone chart, is called milestone chart। तो सीधा सीधा आपको अंदर मतलब नहीं है डिले हो रहा है या फास्ट हो रहा है, आपका ये एक्टिविटी इस टाइम पर कंप्लीट या स्टार्ट हो जानी चाहिए, ये एक्टिविटी इस टाइम पर कंप्लीट या स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल ऐसे हो रहा है, ये माइलस्टोन चार्ट कहलाता है, ठीक है। माइलस्टोन का मतलब ही ये होता है इंपॉर्टेंट, कोई आपके पास में जो है इंपॉर्टेंट हुई है, ठीक है, नोट करें आप। द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहीं से सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। द थर्ड, ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप। वन इज द नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क में दो तरीके से नेटवर्क्स यूज किए जाते हैं, एक तो क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम और दूसरा मेथड आता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। फुल फॉर्म भी आप इसके लिखेंगे, पूछा जाता है। तो देयर आर टू नेटवर्क मेथड्स, वन इज द पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड, और दूसरा आएगा प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, द प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में और बिल्कुल सिमिलर साउंड करती हुई आपको जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आप ध्यान रखें, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अभी से ही बता देता हूं मैं आपको, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जब बनते हैं तो काम पहली बार हो रहा है वैसा या फिर हो चुका है पहले भी। जैसे अगर बात करें बुर्ज खलीफा टावर, उसके बाद में जो नेक्स्ट हाईएस्ट टावर आया या कोई बहुत लंबा ब्रिज आ रहा है और वैसा ब्रिज आज तक नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स भी अलग होगी। उसमें नॉर्मल, जैसे बुर्ज खलीफा टावर की बात करें, उसमें नॉर्मल लिफ्ट नहीं है, उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी है जो पहली बार दुनिया में यूज हो रही है। तो क्या होगा कि रिसर्च की जाएगी पहले, उसके बाद में उस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा कि वो फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है। अगर मान लो नॉर्मल लिफ्ट यूज कर लें आप उस टावर के अंदर भी, जो हाईएस्ट टावर है वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे, तो क्या मतलब है, 2 घंटे चढ़ने के 2 घंटे उतरने के, आदमी वही रह जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर ऐसा हुआ है, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखें ना आपको पता लगेगा एग्जैक्टली डिफरेंट टेक्निक्स यूज हुई है। मेरा जो फोकस है वो ये है, आप समझना जरा, सीपीएम जो मेथड है वो रिपीटेटिव एक्टिविटीज वाले वर्क के अंदर लगता है, वो काम जो पहले हो चुका है, तो आपको पता रहता है कि ये काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। जैसे फाउंडेशन करनी है, 50 मीटर क्यूब की कंक्रीटिंग करनी है, आपको पता होगा कि कितने टाइम में हो जाता है और कितनी लेबर चाहिए होती है, कितना जो है आपको
वहां पर पैसा चाहिए होगा, कितनी लेबर चाहिए, कितने मैसन चाहिए आपको पता होगा, कितना टाइम लगेगा ये भी आपको पता होगा। लेकिन कोई चीज जो पहली बार यूज हो रही है ना, तो रिसोर्सेज का पता होता है कि किन किन चीजों से तो ये कंप्लीट होगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगा। जैसे पीएचडी में जाते हैं, ठीक है, तो आदमी को पता नहीं होता है कि कितना टाइम लेगा, ठीक है, 3 साल में भी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, 5 साल में भी हो जाएगी, या 7 साल में भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर बेसिकली जो टेक्निक यूज की जाती है, जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है पर्ट एनालिसिस। और जितने भी आपके ऐसे प्रोजेक्ट जो कि रिपीटेटिव टाइप के प्रोजेक्ट हैं, उनमें एनालिसिस चलती है सीपीएम। तो आपकी सिविल इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर व्हाट, द रिपीटेटिव प्रोजेक्ट। जो एनालिसिस चलेगा वो सीपीएम चलेगा, और जहां पर रिसर्च की बात आएगी वहां जो एनालिसिस नेटवर्क टेक्निक चलती है वो पर्ट चलती है, ठीक है। और यहां पर बेसिकली आपको पता होता है पहले से कि एक फिक्स टाइम लेगा, तो यहां सिर्फ एक टाइम डिफाइन है, और यहां पर 3 टाइम डिफाइन होंगे पर्ट के अंदर। वो कौन कौन से टाइम? एक तो होगा टी नॉट, दूसरा होगा टीएम, और तीसरा होगा टीपी। ओ का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक, एम का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल, और पी का मतलब है पेसिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? हर चीज को पॉजिटिव सोचता है। ऑप्टिमिस्ट मतलब हर चीज को पॉजिटिव। तो आप जैसे पीएचडी करने गए, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट थे आप क्या सोचोगे 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उस कॉलेज का जो जनरल ट्रेंड है वो क्या है कि लगभग 5 साल में ऑन एवरेज मिल जाती है। तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो गई कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी डिग्री जो है 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जिस प्रोफेसर के अंदर आपको मौका मिला काम करने का, वो जनरली 7 साल के अंदर डिग्री देता है, ठीक है। कितना भी काम कर लो तो क्या हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा टाइम हो जाएगा पेसिमिस्टिक, ठीक है। तो सबसे कम ऑप्टिमिस्टिक, सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक, और बीच का जो एवरेज टाइम है वो क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल टाइम हो गया। आप समझे? क्योंकि यहां पता नहीं होता, एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन बीटेक की डिग्री, ठीक है, पता है 4 साल में कंप्लीट होगी, ऐसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है जो रूटीन चलता है, ठीक है। यहां क्या करने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं। तो रिसर्च करने जाते हैं तो प्रोफेसर ऐसा बोल सकता है ना कि आपको ये काम असाइन किया था, आपने रिसर्च का काम कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। और बीटेक में तो क्या, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर पन्ने भरे, पास हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सारे लोगों के साथ में ऐसा नहीं है कि आपके साथ में, हमारे साथ में भी ऐसा ही था कि बीटेक होनी है। अगर आप गए ना आईआईटी के अंदर गए, बीटेक कंप्लीट होगी। अगर आप एग्जाम ही देने नहीं जाओ, ठीक है, तब तो कैसे कंप्लीट होगा भाई? जाओ तो सही, पधारो तो सही, ठीक है, तो हो जाएगा। नोट करें आप दोनों में बेसिक डिफरेंस समझे, पर्ट में और सीपीएम में बेसिक डिफरेंस क्या है। सीपीएम रिपीटेटिव वर्क के लिए होगा, और पर्ट जो होगा वो रिसर्च वर्क के लिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। क्वेश्चन आते हैं, आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नोट करें आप, द नेटवर्क टेक्निक्स आर बेटर, the network techniques are better, the network techniques are better than the Gantt and the milestone chart. The network techniques are better than the Gantt or the milestone chart. क्यों बेटर है वो नोट कर लो आप। पहला पॉइंट, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ऐसे करके नोट कर लो, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द टेक्निक्स आर बेटर देन चार्ट एंड द माइलस्टोन चार्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नोट करें आप। पहले मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी नेटवर्क के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे आपने नेटवर्क के अंदर आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, एक्टिविटी थी, ये क्या होगा, ये पहली एक्टिविटी है। तो पहली एक्टिविटी हमेशा किस बात को इंडिकेट करती है, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हुआ, पहली एक्टिविटी कम, ठीक है। में ये वाली चीज क्या इंडिकेट करेगा, ये जो इवेंट आया है ये इंडिकेट करेगा आपकी कोई ए नाम की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जैसे मान लो एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट कर दिया, और एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट के बाद में आपके 2 काम साथ में चल रहे हैं। जैसे यहां पर लिख देते हैं आप कि आपने एक्सकेवेशन का वर्क कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद में आपने 2 पैरेलल एक्टिविटीज करी हुई है। एक तो आपका बार बेंडिंग चल रहा है, ठीक है, एक तो आपका बार बेंडिंग चल रहा है, और दूसरी तरफ आपने पीसीसी चालू करवा दिया, जहां गड्ढे भरे थे वहां पे लेवल करना शुरू करवा दिया। बार बेंडिंग के बाद में, ठीक है, ये दोनों जब इवेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या कर देंगे, यहां पर आप सेंटरिंग शटरिंग करेंगे, सेंटरिंग शटरिंग लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रेनफोर्समेंट जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो नेक्स्ट इवेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, कंक्रीट आप पोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका फाउंडेशन, इस इवेंट पे जैसे ही कंक्रीट आपने पोर किया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आपकी क्योरिंग आफ्टर सम टाइम।
और ये आपका फाउंडेशन तैयार हो गया। समझे आप? तो ये जो चार्ट आपने बनाया है इसी को आप क्या कहते हैं, नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। तो साफ साफ पता चलता है इंटरडिपेंडेंसी आ रहा है कि पहला काम एक्सकेवेशन होगा, फिर उसके बाद में आपने बार बेंडिंग और पीसीसी को दोनों को साथ साथ किया, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, साइड में इसको बेंड किया जा रहा है, रिक्वायर्ड शेप में काटा जा रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद में पीसीसी भी साथ साथ में चला। जब ये दोनों काम कंप्लीट हो गए, सेंटरिंग, शटरिंग और रेनफोर्समेंट प्लेसिंग भी आपने कर दिया, एंड फाइनली कंक्रीट पोर किया और क्यूरिंग करने के बाद में आपका फाउंडेशन तैयार है। इस तरीके से आप लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज को एक नेटवर्क के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। यही एनालिसिस आपके। तो नेटवर्क एनालिसिस के क्या फायदे हैं, आप यहां पे टाइम भी एलोकेट कर सकते हो। जैसे आपने यहां पे लिए 2 दिन, यहां पे 1 दिन, यहां पे लिया 2 दिन, मान लेते हैं यहां एक दिन में आपने कंप्लीट कर दिया, 4 दिन में आपने कंक्रीट को पोर किया, और मान लेते हैं आपने 7 डेज क्यूरिंग टाइम के लिए रखा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने दिनों में ये पूरी एक्टिविटीज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसकी एनालिसिस हम करेंगे डिटेल में, अभी ये टाइम नहीं है कि हम एनालिसिस करें, अभी आप सिर्फ मोटी मोटी बातों को समझो और करो आप। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला पॉइंट, द इंटररिलेशनशिप between the activities and the events are clearly shown. The interrelationship between the activities and the events are clearly represented. The interrelationship between the activities and the events. एरोज के ऊपर जो मैंने लिखा है ये क्या बता रहा है, ये और यहां से ये गोल जो मैंने बनाया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड गोला, कि एक्सकेवेशन फिनिश हुआ है। अगर ये तीसरा पॉइंट जो यहां पर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि बार बेंडिंग कंप्लीट हो गई है। तो जब कोई चीज कंप्लीट हो या स्टार्ट हो, जो नोड बनता है उसको क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। दिस इज द इवेंट। और एक्टिविटीज को आपने यहां पर एरोज पे शो किया है, ये आपका बेसिकली एओए डायग्राम है, द एक्टिविटीज ऑन एरोज। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा डिटेल में, अभी आप सिर्फ ये देखो। पहला पॉइंट ये है कि जो एक्टिविटीज है उनके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, इंटर रिलेशनशिप पता लग जाएगा कि भाई एक्सकेवेशन बाद में नहीं कर सकते, पहली स्टेप आपको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये प्रोसेस चलेगी। और जैसे जैसे ये आपका डायग्राम आगे चलता जाएगा वैसे वैसे आपकी कुछ एक्टिविटीज फिनिश होती जा रही हैं और कंट्रोल आप आगे की एक्टिविटीज पर करते जाएंगे। ठीक है, नोट करें आप। द सेकंड पॉइंट इज द एक्टिविटीज आर रिलेटेड, दिस कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। द एक्टिविटीज आर रिलेटेड, दिस कैन हेल्प in controlling the project. The activities are related, this can help in controlling the project. This can help in controlling the project. ठीक है, the activities are interrelated, this can help in controlling the project. छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलो आप। ठीक है, अगला पॉइंट जो को यहां बताया है कि एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल, एक्टिविटीज डिपेंडेंट है, इस वजह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब समझो आप, मान लो आप किसी स्टेप में कंक्रीट पोर कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, इसके पीछे जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सारी फिनिश हो चुकी हैं, अब इन पर देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं या आप जो है कोई दूसरा चार्ट देखते हैं तो एक्टिविटीज का डिपेंडेंसी नहीं आएगा। यहां पर कुछ ऐसे भी मार्क्ड है, यहां पर कुछ ऐसे भी मार्क्ड है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा काम फिनिश होगा, उसके बाद में नेक्स्ट काम हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर पूरा काम जो था वो फैला हुआ है और यहां पे प्रॉपर्ली आपको पता चल रहा है कि अगर आप यहां पहुंच गए हो तो ये सारी एक्टिविटीज फिनिश हो चुकी है। समझे आप मेरी बात को? तो बेटर कंट्रोल मिलता है नेटवर्क एनालिसिस के अंदर। नोट करेंगे आप। अगला पॉइंट है, कैन बी यूज्ड फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट। इट कैन बी यूज्ड फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट, फॉर द लार्ज, it can be used for the large project having lots of activities. It can be used for lots of activities.
इट कैन बी यूज्ड फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट हैविंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। नोट करो आप आगे। अगला पॉइंट है ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज आर मेंशन्ड। ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज आर मेंशन्ड। Also the time required for activities are mentioned. तो आपने देखा था एक्टिविटीज के लिए कितना टाइम लगने वाला है, मैंने यहाँ एरो के नीचे लिख दिया था 2 दिन का समय, 2 दिन का समय लग रहा है, 1 दिन का समय लग रहा है, तो टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा वो भी आपने मेंशन कर दिया। नोट करो आप। अगला पॉइंट, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, the research and development project will be having uncertainty. The research and development project will be having uncertainty in time. The research and development project will be having uncertainty in time. Uncertainty, certain नहीं है research and development project, कितना भी टाइम लग सकता है आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है कि हाँ लगभग इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए और हो सकता है इतना टाइम भी लग जाए। तो आपको एक एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, आपको 3 टाइम पता होते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी हैविंग अनसर्टेनिटी इन टाइम। दिस कैन आल्सो बी टेकन केयर हियर, दिस कैन आल्सो बी टेकन केयर हियर, दिस कैन आल्सो बी टेकन केयर हियर, दिस कैन आल्सो बी टेकन केयर, दिस कैन आल्सो बी टेकन केयर हियर, टेकन केयर, this can also be taken care here. नोट करें आप, here this can also be controlled here, खत्म करो, this can also be controlled here। आगे चलो, एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, हेडिंग डालो एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्क को हम समझना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो बिल्कुल फोकस करें आप। नेटवर्क एनालिसिस हो रही है, ठीक है। तो पहला नोट करो आप, द एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, द फर्स्ट थिंग विच वी विल डिफाइन इज इवेंट। अभी आपने इवेंट को डिफाइन किया था, इवेंट क्या है? इवेंट वो टाइम बताता है जबकि एक्टिविटी स्टार्ट हुई है या फिनिश हुई है, ठीक है। तो नोट करो आप, द इवेंट इज आइदर द स्टार्ट, द इवेंट इज आइदर द स्टार्ट or the completion. Event is either the start or completion of the activity. The event is either the start or the completion of activity. मान लो एक डायग्राम यहां पे बनाया जाता है कुछ इस तरीके का, ये एक्टिविटी ए है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्टिविटी है, एक्टिविटी सी, एंड फाइनली यहां पर ये एक्टिविटी डी और ई आ गया, ठीक है। आप देखें जरा, यहां पर ये पहला नोड आया, ठीक है, नंबरिंग हमेशा ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट होंगे, राइट की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग इवेंट है वो कौन सा है? द स्टार्टिंग इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इवेंट नंबर 1, एंड जब प्रोजेक्ट फिनिश होगा इवेंट कौन सा है? द इवेंट नंबर 5। तो ये बताएगा प्रोजेक्ट फिनिश, ठीक है, दिस इज द फिनिशिंग इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, द फिनिशिंग इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप देखें इसको, जो मैंने लिखा है एक्टिविटी लिखा है, ठीक है, जो ये एरो यहां पर मार्क किया है इसके ऊपर जो लिखा है ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी। तो आप देखो जरा इवेंट 1 के बारे में, ठीक है, या एक्टिविटी को देखो जरा, ये एक्टिविटी का क्या कहलाता है? ये हेड कहलाता है, ठीक है। अगर एरो इस तरीके से है, एरो आप मार्क करो, अगर किसी भी एक्टिविटी के लिए जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये तो हेड ऑफ एक्टिविटी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? दिस इज द टेल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, द टेल ऑफ एक्टिविटी एंड द हेड ऑफ एक्टिविटी। तो आप देखो जरा, एक्टिविटी ए के लिए अगर इवेंट 1 को देखें तो ये टेल इवेंट है या हेड इवेंट है? ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड द टेल इवेंट। तो यहां पर आपके पास में जो इवेंट है, इवेंट नंबर 1 ऐसे करके लिस्ट कर लो, इवेंट नंबर 1, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी ए को दिखाता है, ये बेसिकली टेल इवेंट है, ये टेल इवेंट है, ठीक है। इवेंट नंबर 5 बताओ जरा, इवेंट नंबर 5 कैसी है? दोनों के हेड आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हेड इवेंट कहलाएगा। इवेंट नंबर 5
द इवेंट नंबर 5 इज बेसिकली द हेड इवेंट। और किसका हेड इवेंट है ये भी पूछ ले तो आंसर होगा हेड इवेंट ऑफ डी एंड द हेड इवेंट ऑफ ई। और आपसे पूछे किसका टेल इवेंट है तो आंसर होगा टेल इवेंट ऑफ ए। ठीक है, टेल इवेंट ऑफ एक्टिविटी ए क्या है, 1 है। बाकी एक्टिविटीज के लिए देखो जरा, बाकी इवेंट्स के लिए इवेंट नंबर 2 बताओ जरा, इवेंट नंबर 2 क्या है? इवेंट नंबर 2 आपका एक्टिविटी ए के लिए तो हेड इवेंट है और एक्टिविटी बी और सी के लिए टेल इवेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान देंगे, आप नोट कर लो। इवेंट नंबर 2 इज द हेड इवेंट, इवेंट नंबर 2 इज द हेड इवेंट फॉर एक्टिविटी ए, द हेड ऑफ ए एंड द इवेंट B and C, and the tail event is for activity B and C। ऐसे बाकी भी बता दो आप, मुझे 3 बताओ जरा, 3 कैसा है? हेड इवेंट B के लिए है और टेल इवेंट D के लिए है। 4 बताओ, हेड इवेंट C के लिए है और E के लिए टेल इवेंट है। 5 आपने देख ही लिया है। तो बाकी आप देखो जरा, यहाँ पर 2 को भी देखो, 2 हेड इवेंट भी है और टेल इवेंट भी है। 3 कैसा है? 3 हेड इवेंट भी है, टेल इवेंट भी है। 4 भी कैसा है? हेड इवेंट भी है, टेल इवेंट भी है। तो इसका मतलब क्या है, बीच में जितनी भी इवेंट्स आती हैं वो डुअल रोल दिखाती है। ठीक है, उनके 2 रोल होते हैं, किसी एक्टिविटी के लिए हेड तो किसी के लिए टेल। लेकिन जो स्टार्टिंग इवेंट होगी और जो लास्ट इवेंट होगी, ठीक है, वो कैसी होगी आपकी? ऑलवेज द स्टार्टिंग इवेंट इज द टेल इवेंट एंड ऑलवेज द फिनिशिंग इवेंट इज हेड इवेंट। ठीक है, और बाकी बीच में सारी डुअल रोल। ठीक है, तो नोट कर लो आप ये। ऑल द इवेंट्स in between the starting and the final event, all the events in between the starting and the final event are both head and tail events, are both head and tail events for different activities, for different activities. These events are called dual role event. These events are called dual role event. These events are called dual role event. तो आप मतलब इन चीजों का, टेल इवेंट का मतलब क्या है, हेड इवेंट का मतलब क्या है और डुअल रोल इवेंट का मतलब क्या है। देखो आप जरा, अगर आप 2 को 3 से कंपेयर करें तो ये इवेंट्स में प्रेडिसेसर और सक्सेसर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर 2 की बात करें तो 2 इवेंट का जो सक्सेसर इवेंट है वो कौन सा है बता सकते हो आप? 2 का सक्सेसर कौन सा है? सक्सेसर मतलब आगे वाला। ठीक है, तो आगे वाली जो इवेंट्स हैं, जस्ट आगे वाली इवेंट देखो, 2 के जस्ट बाद में 3 और 4, 5 भी सक्सेसर है। लेकिन सक्सेसर बोलने का मतलब होगा इमीडिएट सक्सेसर। कभी भी सक्सेसर बोले उसका मतलब होगा इमीडिएट सक्सेसर। और 2 का प्रेडिसेसर इवेंट कौन सा है? 1। समझे मेरी बात को? प्रेडिसेसर और सक्सेसर समझ रहे हो? नोट कर लो आप। प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाला, सक्सेसर मतलब आगे वाला। ठीक है, तो आप नोट कर लो, द प्रेडिसेसर इवेंट, हाँ स्पेलिंग जरूरी है, नोट। द प्रेडिसेसर इवेंट, द प्रेडिसेसर इवेंट, द प्रेडिसेसर इवेंट, for example event number 2, the predecessor event, for example event number 2, for event number 2 is event 1, is event 1, and the successor event, and the successor event for event number 2, and the successor event for the event number 2 is 3 and 4, is 3 and 4, and the successor event for the event number 2 is 3 and 4। तो हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, नेटवर्क को समझ रहे हैं अभी हम। ठीक है, एनालिसिस तो बाद में शुरू करेंगे, पहले क्या क्या टर्म्स यूज की जा रही हैं उसको देख रहे हैं। तो इवेंट नंबर 3 का सक्सेसर इवेंट बताओ जरा। इवेंट नंबर 3 का सक्सेसर 5, प्रेडिसेसर 2, 4 का क्या चीज? प्रेडिसेसर। ठीक है, और सक्सेसर कितना है? 5 है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलें।
नोट करो आप एक्टिविटी। तो ये 5 चीजें डिफाइन की आपने, हेड इवेंट, टेल इवेंट, डुअल रोल, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, 5 चीजें डिफाइन हो गई। ठीक है, अब एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। नोट करो आप एक्टिविटी क्या है। और देखो आप, इवेंट और एक्टिविटी में बेसिक डिफरेंस भी है। दूसरी चीज आएगी एक्टिविटी। और एक्टिविटी और इवेंट को पकड़ते कैसे, समझ में कैसे आता है कि कौन सी चीज एक्टिविटी है और कौन सी चीज इवेंट है। इवेंट मतलब या तो काम स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट होगा, या अभी फिनिश हुआ है। ठीक है, तो क्या फिनिश होने में या स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगेगा? आप बोलो ना हो गया, खत्म हो गया, मतलब हो गया। और अगर आप बोलोगे कि स्टार्ट हो गया, तो बस हाँ स्टार्ट हो गया, कोई टाइम नहीं लिया। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड की जो एक्टिविटी होगी, जब काम करोगे तब टाइम लेगा। तो एक्टिविटी टाइम लेती है, इवेंट टाइम नहीं लेगी, इवेंट 0 टाइम लेगी। ठीक है, तो इवेंट कंज्यूम्स 0 टाइम। नोट कर लो आप, द इवेंट कंज्यूम्स 0 टाइम। है कि काम स्टार्ट कर दिया है या फिर काम हो गया है। ठीक है, काम स्टार्ट कर दिया है या काम स्टार्ट हो गया है। तो अंग्रेजी में कैसे समझोगे इसको आप? अगर कोई काम चल रहा होता है तो वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, तो द फुटिंग इज टेकिंग प्लेस, द कास्टिंग इज टेकिंग प्लेस, कास्टिंग इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, कास्टिंग हो रही है। ठीक है, ये काम हो रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन, ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएं, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। फुटिंग कंप्लीटेड इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। द फुटिंग इज कंप्लीटिंग, फुटिंग इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो यहां पर ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। नोट करो आप, इट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, इट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। फिर भी आप धोखा खाओगे, बता रहा हूं आपको, सिंपल सिंपल चीज दी मैंने आपको। अगर कोई काम चल रहा है, ठीक है, अंग्रेजी में पकड़ना आप सब फिर समझ में आएगा। अगर कोई काम चल रहा है तो उसका मतलब क्या है? काम हो रहा है, तो वो एक्टिविटी है। अगर उस काम के शुरू होने का या खत्म होने को बताए वो, तो उसका मतलब क्या है? वो इवेंट है। ठीक है, नोट करेंगे आप, इट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, एक्टिविटी इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द, it requires the time and resources, it requires the time and resources, it requires the time and resources. Budget prepared, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल यहां नहीं, अगली लाइन में लो। एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है, अगर मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल में देता हूं आपको, बजट प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्या एक्टिविटी या इवेंट? इवेंट है। प्रिपेयर्ड मतलब हो गया है, खत्म। ठीक है, तो हो चुका है, तो इवेंट आ जाएगा। ठीक है, प्रिपेयरिंग बजट, बना रहे हैं अभी बजट, प्रिपेयरिंग बजट, आईएनजी लग गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आईएनजी लग गया तो वो एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, नोट करो आप। अगला है एक्सकेवेटिंग फॉर फाउंडेशन, एक्सकेवेटिंग फॉर फाउंडेशन एक्टिविटी। प्लेसिंग द रेनफोर्समेंट एक्टिविटी, बहुत बढ़िया। मिक्सिंग द कंक्रीट एक्टिविटी, कास्टिंग द कंक्रीट एक्टिविटी। बहुत अच्छे से समझ गए आप तो, नोट करो आप आगे। एग्जांपल्स नोट कर लिया आपने, मिक्सिंग द कंक्रीट, कास्टिंग द फाउंडेशन। ठीक है, तो प्लस आईएनजी लगेगा वर्ब के, वो एक्टिविटी होगी।